हेलो दोस्तों। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं रियल स्टोरी पर बनी मूवी पॉइजन संगा होम रिकॉर्ड कर्स्ड के बारे में। ये 2024 में रिलीज हुई एक इंडोनेशियन हॉरर मूवी है जिसे काफी बेहतरीन तरीके से दिखाया गया है। मूवी की आखिरी हिस्सा एक ऐसा डरावना सच सामने लाता है जिससे पता चलता है कि ये श्राप आखिर कितना खतरनाक था। तो चलिए अब बढ़ते हैं हम कहानी की तरफ। मूवी की शुरुआती सीन में ही हमें दिखाया जाता है कि शादी के बाद एक नए कपल को किन मुश्किल और डरावने हालातों से सामना करना पड़ा। धीरे धीरे स्थिति इतनी खराब हो जाती है कि पति को जब भी कोई तेज या नुकीली चीज दिखाई देती है उसके मन में खुद को नुकसान पहुंचाने का ख्याल आने लगता है। सबसे चौंकाने वाली बात ये थी कि ये पूरी कहानी हमें वही पीड़ित इंसान खुद बता रहा था। मूवी के स्टार्टिंग सीन में हमें डुमा और माया को दिखाते हैं जो साल 2010 में अपने आखिरी ग्रेजुएशन डे की फोटो खिंचवा रहे थे। इसी दौरान दोनों अपने आने वाले फ्यूचर और सपनों के बारे में बात कर रहे थे। डुमा की बातों से साफ समझ आ रहा था कि वो माया को बेहद प्यार करता है और उससे शादी करना चाहता है। माया ये सुनकर डुमा को कहती है कि अगर वो सच में सीरियस है तो उसे घर आकर उसके पेरेंट्स से रिश्ते की बात करनी चाहिए। लेकिन डुमा अभी शादी के लिए पूरी तरह तैयार नहीं था। उसका मानना था कि उसे कम से कम और 3 साल चाहिए। वो माया से कहता है कि वो पहले अपने गांव जाकर अच्छा खासा पैसा कमाएगा, फिर वापस लौटकर माया के पेरेंट्स से शादी की बात करेगा। तभी माया उसे एक सवाल पूछती है जो शायद किसी भी रिश्ते का सबसे कठिन सवाल होता है। अगर इन 3 सालों में उनके पेरेंट्स को कोई अच्छा लड़का पसंद आ गया तो क्या होगा? डुमा अभी इस सवाल का जवाब सोच ही रहा होता है कि तभी माया के पास घर का कॉल आ जाता है। उसकी फैमिली एक ग्रुप फोटो के लिए उसे बुला रही होती है। फोन आने के बाद माया वहां से चली जाती है और डुमा बस उसे जाते हुए देख रहा होता है। सीन यहीं शिफ्ट होती है और हमें फिर से माया दिखाई देती है जो फिलहाल पुलिस डिपार्टमेंट में सब कलेक्टर की पोस्ट पर काम कर रहे थे। इसी दौरान वो अक्सर डुमा से बात करने की कोशिश करती है लेकिन डुमा की तरफ से छोटे और बेरुखे रिप्लाईज ही आ रहे थे। उसी शाम माया अपने 2 कॉलीग्स रोसी और नीलम के साथ बैठी डुमा के बारे में बात कर रही होती है। तभी वो बताती है कि पिछले 1 साल से उनके रिश्ते में पहले जैसा कनेक्शन बिल्कुल नहीं बचा। शायद यही वजह थी कि माया इस रिश्ते को लेकर अंदर ही अंदर कॉन्फ्यूज रहने लगी थी। अगले दिन हम माया के पेरेंट्स मिस्टर अबुया और मिसेस राकुया को देखते हैं जो माया के लिए लाए गए लड़के के बारे में उनकी राय जानना चाहते थे। लेकिन माया को वो लड़का बिल्कुल पसंद नहीं आता। ये सुनकर उनके पापा उसे समझाते हैं कि शादी के बाद धीरे धीरे सब सामान्य लगने लगता है। लेकिन माया अभी भी खुद को इतना बड़ा फैसला लेने के लिए तैयार नहीं मानती थी क्योंकि उसके दिल में आज भी डुमा के लिए फीलिंग्स बाकी थी। खैर अगले दिन नीलम एक लड़के से बात कर रही होती है जिसका नाम एंडी था। यह देखकर माया और रोसी उसे चिढ़ाने लगते हैं लेकिन तभी नीलम मुस्कुराते हुए बताती है कि असल में एंडी माया से मिलना चाहता है और उससे दोस्ती बढ़ाना चाहता है। धीरे धीरे माया और एंडी के बीच बातचीत शुरू होने लगती है। समय के साथ दोनों एक दूसरे को समझने लगते हैं और आखिरकार माया अपने पेरेंट्स से एंडी के बारे में बात करती है। वो बताती है कि एंडी इस रिश्ते को लेकर काफी सीरियस है और सिर्फ 2 ही दिनों में सबसे मिलने घर आने वाला है। एंडी के घर पहुंचते ही माया के पापा मिस्टर अबुया उनसे बातचीत करना शुरू करते हैं। बातों ही बातों में एंडी अपने व्यवहार से घर वालों का दिल जीत लेता है और फिर दोनों की शादी की तारीख भी तय हो जाती है। इसी बीच माया की बहन सोफिया उससे डुमा के बारे में पूछती है लेकिन इस बार माया के जवाब में पहले जैसी भावनाएं नहीं थी। वो कहती है कि अगर डुमा सच में इस रिश्ते को लेकर सीरियस होता तो इतने सालों में कभी ना कभी उसके पेरेंट्स से बात करने जरूर आता। अब उसी रात माया के पास डुमा का कॉल आता है। काफी समय बाद उसकी आवाज सुनकर माया बिना रुके अपने नए रिलेशन के बारे में सब कुछ बताने लगती है। लेकिन जैसे ही डुमा को माया की शादी के बारे में पता चलता है उसकी आवाज अचानक शांत पड़ जाती है। वो अंदर ही अंदर काफी टूट चुका था और दोनों की बातचीत वहीं खत्म हो जाती है। हालांकि सच कहे तो शायद डुमा भी इस रिश्ते को लेकर उतना सीरियस नहीं था क्योंकि इतने लंबे समय बाद उसने सिर्फ माया का स्टेटस ना देखने की वजह से ही हालचाल पूछने के लिए कॉल किया था। अब लगभग 2 हफ्तों बाद माया और एंडी की शादी हो जाती है लेकिन उनकी शादी के दिन लगातार तेज बारिश हो रही थी।
जापानीज कल्चर में शादी के दौरान इस तरह की बारिश को कई जगहों पर अच्छा संकेत माना नहीं जाता। इसी वजह से शादी में आई दो महिलाएं आपस में इन्हीं बातों को लेकर चर्चा कर रही थी और साथ ही वो दोनों माया और एंडी के अच्छे भविष्य के लिए प्रार्थना भी कर रही थी। खैर, शादी के बाद माया पहली बार अपने नए घर पहुंचती है। हैरानी की बात यह थी कि एंडी के घर में उसके परिवार का कोई भी सदस्य वहां नहीं रहता था। ऐसा लग रहा था जैसे एंडी हमेशा से अकेला ही वहां रह रहा हो। जैसे ही एंडी घर का दरवाजा खोलने के लिए आगे बढ़ता है, बाहर पर एक कारपेट पर उसका पैर किसी चिपचिपे लिक्विड पर पड़ जाता है और वो पल थोड़ा अजीब जरूर लगता है, लेकिन दोनों उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देते। घर के अंदर आने के बाद माया और एंडी आपस में बात करने लगते हैं। तभी अचानक कांच टूटने की आवाज सुनाई देती है। आवाज सुनते ही दोनों तुरंत बेडरूम की तरफ भागते हैं, जहां कमरे के अंदर एक मरा हुआ चूहा दिखाई देता है। हालांकि उस समय दोनों इस बात को नॉर्मल इंसिडेंट समझकर नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन उसी रात माया को कुछ ऐसा दिखता है जिससे वो अंदर तक डर जाती है। आधी ही रात को एंडी अजीब हरकतें करने लगता है, जैसे वो किसी के वश में हो। वो अपने हाथों से अजीब सिंबल बनाते हुए धीरे धीरे कोई मंत्र पढ़ रहा था। यह सब देखकर माया घबरा जाती है। डरते हुए वो कई बार एंडी को आवाज लगाती है, लेकिन अगले ही पल एंडी अचानक शांत होकर सो जाता है, मानो अभी अभी कुछ हुआ ही ना हो। अगली सुबह एक अजीब बात नोटिस होती है। हम देखते हैं कि एंडी के बॉडी पर अचानक तेज इचिंग शुरू होने लगती है, साथ ही उसे लगातार खांसी भी आ रही थी। हालात को देखते हुए दोनों तुरंत डॉक्टर के पास पहुंचते हैं। चेकअप करने के बाद डॉक्टर स्किन ऑइंटमेंट देते हैं और खांसी की असली वजह जानने के लिए एक्सरे टेस्ट करवाने की सलाह देते हैं। माया और डॉक्टर दोनों को शुरुआत में यही लगता है कि शायद किसी एलर्जी की वजह से स्किन इशू हो रहा था, लेकिन एंडी साफ करता है कि आज तक किसी भी चीज से उसे एलर्जी नहीं हुई है। लेकिन समय के साथ उसकी हालत और ज्यादा खराब होने लगती है। बॉडी पर इचिंग बढ़ती जा रही थी और खांसी इतनी गंभीर हो चुकी थी कि उसके मुंह से खून तक निकलते जा रहा था। ये देखकर डॉक्टर आगे की जांच करने के लिए बोर्नोस्कोपी करने की सलाह देते हैं। जब माया अपनी दोस्त रोज को ये सारी बातें बताती है तो उसे एंडी की बीमारी कुछ अलग लग रही थी। इसी वजह से वो डॉक्टर के साथ किसी प्रिस्ट को भी दिखाने की बात करती है, लेकिन माया इन बातों को सिर्फ वहम समझकर नजरअंदाज कर देती है। उसके लिए इस समय सबसे जरूरी चीज सिर्फ मेडिकल ट्रीटमेंट ही थी। अब लगातार ट्रीटमेंट लेने के बाद एक दिन माया एंडी को दवाई दे रही होती है, लेकिन जैसे ही वो थोड़ा साइड होती है तभी अचानक ऊपर से एक आधा कटा हुआ लिजर्ड सीधे उसके टब में गिर जाता है। सबसे डरावनी बात यह थी कि एंडी बिना कुछ सोचे उसे उठाकर खा लेता है, जो सच में काफी वियर्ड था। उसी रात इन सब अजीब घटनाओं के बीच माया एंडी को अपनी प्रेगनेंसी के बारे में बताती है। ये खबर सुनते ही एंडी काफी खुश हो जाता है। वो तुरंत अपने आने वाले बच्चे की सलामती के लिए दुआ पढ़ने लगता है ताकि बच्चा हर बुरी चीज से महफूज रहे। इसके बाद माया यही खुशखबरी अपने पेरेंट्स को वीडियो कॉल के जरिए बताती है, लेकिन बातों के दौरान वो दोनों एक अजीब बात नोटिस करते हैं। उन्हें लगता है कि एंडी कमरे में किसी अनजान शख्स से हवा में बात कर रहा है, जबकि वहां कोई मौजूद ही नहीं था। ये देखकर दोनों थोड़ा घबरा जाते हैं, लेकिन अजीब घटनाएं यही खत्म नहीं होती। उसी रात माया देखती है कि एंडी घर के एक कमरे में खड़ा हुआ है। उसके चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। वो कमरे के एक कोने की तरफ इशारा कर रहा था, जैसे वहां कोई मौजूद है जिसे सिर्फ वही देख पा रहा हो। माया इसे एंडी का भ्रम समझकर वहां से ले जाती है, लेकिन जैसे ही दोनों उस कमरे से दूर जाते हैं उसे अंधेरे कोने से किसी अनजान मौजूदगी का एहसास साफ होने लगता है। अगले दिन माया की प्रेगनेंसी की खुशी में घर के सभी लोग इकट्ठा होते हैं ताकि माहौल थोड़ा पॉजिटिव हो सके और एंडी भी कुछ बेहतर महसूस करे। परिवार के लोगों के साथ साथ सोफिया के हस्बैंड रशीद भी वहां मौजूद थे। घर में खुशी और हंसी का माहौल बना हुआ था, लेकिन काम करते करते माया काफी थक चुकी थी। ये देखकर एंडी उसकी मदद के लिए आगे आता है, लेकिन तभी माहौल अचानक डर में बदल जाता है। जैसे ही एंडी की नजर पास रखे एक शार्प ऑब्जेक्ट पर पड़ती है, उसे एक अजीब और डरावना हेलुसिनेशन होने लगता है। अगली ही पल वो अपने हाथ की स्किन को जोर जोर से पील करने लगता है, मानो उसे अपने दर्द का एहसास ही न हो। ये खौफनाक नजारा देखकर वहां मौजूद सभी लोग पूरी तरह से शॉक्ड हो जाते हैं। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर एंडी के साथ हो क्या रहा था।
लेकिन सबसे शॉकिंग बात यह थी कि उस वक्त एंडी पूरी तरह होश में ही नहीं था। उसकी बिगड़ती हालात देखकर परिवार वाले बिना देर किए उसे तुरंत ट्रीटमेंट के लिए ले जाते हैं। अगले सीन में हम एक फैमिली फंक्शन के दौरान माया के अंकल वर्डी और आंटी यति नए कपल से मिलने आते हैं। शादी में शामिल न होने की वजह से आंटी गिफ्ट लेकर आई थी। साथ ही एंडी की खराब तबीयत के बारे में सुनने के बाद वो उनसे मिलने की इच्छा भी रखती है। लेकिन जैसे याति की नज़र पहली बार एंडी पर पड़ती है, उन्हें तुरंत एहसास हो जाता है कि उनके साथ कुछ काफ़ी बुरा हो रहा है। दरअसल मिसेस यति के पास एक ऐसी शक्ति थी जिससे वो नेगेटिव एनर्जी को महसूस कर सकती थी। बाकी सभी लोगों की नज़र में एंडी को बिल्कुल नॉर्मल इलनेस दिखाई दे रही थी, लेकिन याति की नज़रों में एंडी की बॉडी धीरे धीरे काली पड़ती हुई दिखाई दे रही थी, मानो कोई अंदर शक्ति उसे अंदर से घेर रही हो। हालांकि उस समय याति माया से इस बारे में कुछ नहीं कहती। उसी रात मिसेस याति माया से अकेले में बात करती है। वो माया से कहती कि एंडी पर किसी ने ब्लैक रिचुअल कर्स्ड किया है और अगर जल्द इसका इलाज नहीं कराया गया तो हालात और भी खतरनाक हो सकते हैं। ये सब सुनकर माया काफी डर जाती है और इसके बाद अपने पेरेंट्स के साथ मिसेस याति की कही हुई सारी बातें डिस्कस करती है। लेकिन मिस्टर अबुया इन बातों को पूरी तरह नजरअंदाज कर देते हैं। उनका मानना था कि ऐसी चीजों से डरने के बजाय अल्लाह पर भरोसा रखना चाहिए। वो एंडी को अच्छे डॉक्टर से दिखाने की खास सलाह देते हैं। अब घर वापस लौटते वक्त एंडी और माया आपस में बात कर रहे होते हैं। तभी अचानक एंडी को फिर से हेलुसिनेशन होने लगता है। उसकी नजरों में माया का चेहरा धीरे धीरे एक डरावनी घोस्ट जैसी शक्ल में बदलने लगता है। लेकिन सबसे खतरनाक बात यह थी कि उसी समय सामने से एक तेज रफ्तार में ट्रक आ रहा था। घबराहट में एंडी जैसे तैसे कार को संभाल कर साइड कर देता है और दोनों एक बड़े हादसे से बाल बाल बच जाते हैं। घर पहुंचने के बाद दोनों काफी डरे और परेशान दिखाई देते हैं, लेकिन एंडी की हालत अब लगातार बिगड़ती जा रही थी। उसकी बॉडी पर एलर्जी तेजी से फैल रही थी और पूरे शरीर में जलन और इचिंग बढ़ती जा रही थी, जिससे वो बेहद इरिटेट रहने लगा था। धीरे धीरे उस घर का माहौल और भी डरावना और भारी होने लगा। कुछ ही दिनों में एंडी की हालत इतनी खराब हो जाती है कि वो ठीक से चल भी नहीं पाता। इसी बीच एक दिन माया को किचन में एंडी की घबराई हुई आवाज सुनाई देती है। जब वो वहां पहुंचती है तो एंडी बुरी तरह डरा हुआ दिखाई देता है। वो बार बार कहता है कि उसे कोई दिखाई दे रहा है, कोई ऐसी ताकत जो हर समय उस पर नजर रख रही है और लगातार उस पर टॉर्चर कर रही है। एंडी की बिगड़ती हालत और घर में हो रही अजीब घटनाओं को देखकर माया पूरे घर में सीसीटीवी कैमरास लगवा देती है। अब घर की हर छोटी बड़ी हरकत कैमरे में रिकॉर्ड होने लगी थी, यहाँ तक कि एंडी की डरावनी हरकतें भी। कई बार ऐसा लगता था जैसे वो किसी अनजान ताकत के असर में आकर खुद को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा हो। ये सारी बातें माया सोफिया को बताती है। अब माया किसी भी हालत में इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जल्द से जल्द चाहती थी, क्योंकि एंडी की हालत दिन ब दिन और खतरनाक होती जा रही थी। स्थिति इतनी डरावनी बन चुकी थी कि एंडी जैसे ही कोई शार्प ऑब्जेक्ट देखता वो खुद को हर्ट करने लगता। इसी वजह से माया ने घर की सारी नुकीली चीजें छुपा कर रख दी थी। अब माया को पूरी तरह यकीन हो चुका था कि एंडी पर सच में किसी ने ब्लैक मैजिक किया है। दूसरी तरफ आंटी यति के सजेशन पर माया एंडी को कश्यप यानी स्पिरिचुअल हीलर उस्ताद अहमद के पास ले जाते हैं। लेकिन जैसे ही उस्ताद अहमद की नजर एंडी पर पड़ती वो तुरंत समझ जाते हैं कि उसके ऊपर कोई भयानक कर्स्ड शैडो छोड़ी गई है। उस्ताद अहमद तुरंत दुआ पढ़ना शुरू करते हैं और तभी अचानक एंडी का व्यवहार पूरी तरह बदल जाता है। उसकी आवाज इंसानों जैसी नहीं लग रही थी। एक गहरी और डरावनी डिमोनिक वॉइस में वो कहता है इसे मौत तक तरपाने के लिए बुलाया गया है और वो शैतान इसकी बॉडी कभी नहीं छोड़ेगा जब तक इसकी जान न चली जाए। माहौल अचानक बेहद भारी और डरावना हो जाता है। वो एंटिटी की ताकत देखकर उस्ताद अहमद पीछे हट जाते हैं। हालात इतने डरावने हो चुके थे कि अब वो खुद उस शैतानी शक्ति को संभाल नहीं पा रहे थे। इसी वजह से वो माया और एंडी को एक दूसरे स्पिरिचुअल मास्टर मुक्सिल के पास जाने का पता देते हैं। लेकिन वहां पहुंचने के बाद भी कोई खास फर्क नहीं पड़ता। उल्टा सिचुएशन पहले से और ज्यादा खतरनाक होने लगती है। काफी तलाश और कोशिश करने के बाद आखिरकार दोनों उस्ताद अली के पास पहुंचते हैं और यही पहली बार उस खतरनाक सच का खुलासा होता है। उस्ताद अली बताते हैं कि एंडी पर पॉइजन संगा नाम का कर्स्ड रिचुअल किया गया है और ये कोई साधारण ब्लैक मैजिक नहीं था, बल्कि एक ऐसा डेडली कर्ज था जिसका इलाज लगभग नामुमकिन के बराबर था।
सबसे डरावनी बात यह थी कि इस कर्ज को तब तक खत्म नहीं किया जा सकता जब तक ये पता ना चल जाए कि आखिर ये किसने किया था। उस्ताद अली बताते हैं कि इस कर्ज को सिर्फ 2 तरीकों से ही रोका जा सकता है। पहला, कोई बेहद पावरफुल सेमन एक खास रिचुअल के जरिए उस शैतान एंटिटी को बॉडी से बाहर निकाले, और दूसरा, जिसने ये कर्ज किया है वही इंसान खुद इसे वापस ले। यानी एंडी की जान अब सिर्फ इलाज पर नहीं बल्कि उस छिपे हुए इंसान तक पहुंचने पर टिकी थी जिसने ये मौत जैसा कर्ज उसके ऊपर छोड़ा था। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह थी कि यह कर्ज किसी मंत्र या साधारण वस्तु के रूप में नहीं बल्कि एक मिस्टीरियस ऑयल की तरह इस्तेमाल किया जाता था। जैसे ही ये मिस्टीरियस ऑयल किसी के स्किन के कांटेक्ट में आता है, वैसे ही वो धीरे धीरे अपना असर दिखाना शुरू कर देता है। सीधे शब्दों में कहें तो ये एक तरह का इविल स्पिरिट फील्ड पॉइजन था जिससे बच निकलना लगभग ना के बराबर था। फिलहाल के लिए उस्ताद अली कुछ रिचुअल आइटम्स और दुआएं देते हैं ताकि एंडी के बॉडी में हो रहे जलन और तकलीफ थोड़ा कम हो सके, लेकिन वो साफ शब्दों में कह देते हैं कि इस कर्ज का इलाज उनके पास भी नहीं है। उस्ताद अली माया को चेतावनी देते हैं कि अगर जल्द से जल्द किसी पावरफुल सेमन को ढूंढ कर एंडी का इलाज नहीं करवाया गया तो सिचुएशन और भी ज्यादा खतरनाक हो सकता है, क्योंकि यह पॉइजन संग अब धीरे धीरे सिर्फ उसकी बॉडी नहीं बल्कि पूरी जिंदगी को अपने कब्जे में ले रहा था। लेकिन इन सब के बावजूद एंडी की हालत में कोई सुधार नहीं था, बल्कि अब वो एंटिटी लगातार उसका पीछा करने लगी थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अदृश्य ताकत उस पर हमला कर रही हो। इस लगातार स्ट्रेस का असर अब माया की प्रेगनेंसी पर भी पड़ रहा था। डॉक्टर उन्हें प्रॉपर रेस्ट लेने की सलाह देते हैं, लेकिन शायद माया की किस्मत में आराम लिखा ही नहीं था। उसी शाम अचानक आंटी याती का कॉल आता है। वो माया को एक बेहद पावरफुल सेमन निनी बुलान का एड्रेस देती है। यति के मुताबिक शायद अब वही इंसान थी जो इस खतरनाक पॉइजन संगा कर्ज को खत्म कर सकती थी। अब रात के समय माया और एंडी निनी बुलान के घर पहुंचते हैं। करीब 80 साल की उम्र में भी निनी बुलान एक बेहद शक्तिशाली सेमन मानी जाती थी। एंडी की हालत देखने के बाद वो बताते हैं कि इस पॉइजन संगा कर्ज का इलाज कई कठिन स्टेप में पूरा होता है। पहला तरीका संगा लीफ से बनी एक खास एंटीडोट पिलाना, लेकिन अफसोस वो उनके पास मौजूद नहीं थी। अब सिर्फ एक ही आखिरी रास्ता बचा था, बाहर अब वो सेरेमनी करना। लेकिन ये कोई साधारण रिचुअल नहीं था, ये बेहद खतरनाक और ताकत मांगने वाला स्पिरिचुअल रिचुअल था जिसे पूरा करना हर किसी के बस की बात नहीं थी। निनी बुलान की कमजोर हालत देखकर उनके असिस्टेंट हारू में माया और एंडी को वहां से लौट जाने के लिए कहती हैं। उनका कहना था कि इस रिचुअल के लिए काफी ज्यादा स्पिरिचुअल पावर और एनर्जी की जरूरत होती है और निनी बुलान अब पहले जैसी मजबूत नहीं रही। लेकिन माया की हालत और उसकी बेबसी देखकर आखिरकार निनी बुलान बहारागु सेरेमनी करने के लिए तैयार हो जाती है। दरअसल बहारागु सेरेमनी एक तरह का स्पिरिचुअल क्लीनिंग रिचुअल था जिसका इस्तेमाल ब्लैक मैजिक और इविल कर्स को बॉडी से बाहर निकालने के लिए तैयार किया जाता था। इस रिचुअल में ट्रेडिशनल डांस, ऑफरिंग और मंत्रों की बेहद खास अहमियत होती है। अब रात के अंधेरे में रिचुअल शुरू होता है और धीरे धीरे एंडी की बॉडी से वो पॉइजनस कर्स्ड बाहर निकलने लगता है। लेकिन रिचुअल का सबसे मुश्किल नियम अभी बाकी था। जिस इंसान के शरीर से पॉइजन निकाला जाता है उसे उसी हालत में रिचुअल डांस का हिस्सा भी बनना पड़ता है और एंडी को भी वही करना था। अब रिचुअल खत्म होने के बाद निनी बुलान बताती है कि एंडी अब तक सिर्फ इसलिए जिंदा था क्योंकि उसका फेथ अभी भी अल्लाह पर कायम था, वरना ये पॉइजन संगा इतना खतरनाक कर्ज था कि वो किसी भी इंसान को काफी पहले ही खत्म कर देता है। एंडी के बॉडी से पॉइजन बाहर निकलने के बाद निनी बुलान माया को एक बेहद जरूरी नसीहत देती है। उनके मुताबिक ये कर्ज कभी भी पूरी तरह खत्म नहीं होता। ये इंसान के अंदर मौजूद नेगेटिव इमोशंस जैसे नफरत, गुस्सा और डर के जरिए धीरे धीरे फिर से वापस आने लगता है और यही कर्ज हर वक्त उनके रिश्तों में गलतफहमियां, डर और नफरत पैदा करने की कोशिश भी करेगा। निनी बुलान बताते कि इस कर्ज का असली मकसद सिर्फ एक होता है, 2 लोगों को एक दूसरे से अलग करना या फिर उनकी जिंदगी को पूरी तरह बर्बाद कर देना। इसी वजह से वो माया और एंडी को चेतावनी देती है कि वो अपने रिश्ते को हर हालत में मजबूत बनाए रखना होगा, क्योंकि अगर उनके बीच नफरत या गलतफहमियां बढ़ी तो ये पॉइजन अगली बार उन दोनों में से किसी को भी अपना शिकार बना सकता है। निनी बुलान से विदा लेने के बाद धीरे धीरे सब कुछ सामान्य होने लगता है।
कुछ ही दिनों में एंडी की तबीयत काफी बेहतर हो जाती है। अब वो अपने बचे हुए आखिरी कॉफी शॉप को फिर से अपग्रेड करने की तैयारी कर रहा था। उसकी बीमारी की वजह से उसका लगभग दूसरा पूरा बिजनेस बंद हो चुका था। लेकिन यहीं से कहानी एक बार फिर नया और डरावना मोड़ लेने लगती है। अब एंडी को फिर से हेलुसिनेशन होने लगता है। कई बार उसे माया एक बुरी औरत के रूप में दिखाई देने लगती है। दूसरी तरफ माया जब घर में अकेली होती है तो उसे बार बार ऐसा महसूस होता है कि घर में उसके अलावा भी कोई और मौजूद हो। रात के सन्नाटे में अक्सर कोई घर का दरवाजा नॉक करता है, लेकिन बाहर कोई नहीं होता। धीरे धीरे डर का वही साया एक बार फिर उनके घर में लौटता हुआ महसूस होने लगता था। आखिरकार थक हार कर माया सोफिया को अपने साथ हो रही सारी अजीब घटनाओं के बारे में बताने लगती है। माया बताती है कि जब भी वो घर में अकेली होती है तो उसे अपने कानों के पास किसी की धीमी फुसफुसाहट सुनाई देती है। कई बार ऐसा महसूस होता है कि कोई उसके बालों को छू रहा हो या फिर हर वक्त उसके आसपास किसी अनजान मौजूदगी का एहसास बना रहता हो। लेकिन इन सबसे भी ज्यादा एंडी का बदलता व्यवहार उसे परेशान कर रहा था। अब एंडी पहले की तरह घर पर समय नहीं बिताया करता था और ना ही ठीक तरह से बात करता था। धीरे धीरे उनके रिश्तों में दूरी साफ दिखाई देने लग रही थी। हालांकि माया इन सारी बातों को अपनी ओवर थिंकिंग और हेलुसिनेशन समझ रही थी। उसे लग रहा था कि शायद प्रेगनेंसी के दौरान होने वाले स्ट्रेस की वजह से ऐसा महसूस होता है। सोफिया भी उसे समझाती है कि हो सकता है ये सिर्फ उसका वहम हो। वो माया को पॉजिटिव रहने और खुद को शांत रखने की सलाह देती है। लेकिन उसी रात जब माया घर में अकेली होती है तभी उसे साफ महसूस होता है कि एक पोचोंग घोस्ट उसे हॉर्न कर रहा था। ये देखकर माया पूरी तरह से डर जाती है और तभी सही समय पर एंडी घर पहुंच जाता है, जिससे हालात किसी तरह संभल जाते हैं और माया भी। तभी कहानी में एक और बड़ा मोड़ आता है। हमें पता चलता है कि एंडी कुछ दिनों के लिए एक बिजनेस ट्रिप पर बाहर जाने वाला था। ये बात सुनते ही माया पूरी तरह शॉक्ड हो जाती है। वो एंडी से रिक्वेस्ट करती है कि कम से कम कुछ दिनों के बाद वो चली जाए, क्योंकि जल्दी उसका रेगुलर प्रेगनेंसी चेकअप होने वाला था। इस मुश्किल दौर में उसे एंडी के साथ और सहारे की सबसे ज्यादा जरूरत थी। लेकिन एंडी के पास अब सिर्फ बिजनेस और नए ऑफर की ही बात थी। उसका कहना था कि ये मौका उसके बिजनेस ग्रोथ के लिए काफी जरूरी है। माया उसे बार बार रोकने की कोशिश करती है, लेकिन एंडी उसकी एक नहीं सुनता। सच कहे तो इस पॉइंट पर एंडी का बिहेवियर काफी सेल्फिश लगने लगा था, क्योंकि ठीक होने के बाद उसने ना तो पहले जैसे प्रेयर की और ना ही उस डरावनी सिचुएशन को और गंभीरता से लिया जैसे वो दोनों कुछ ही दिनों पहले गुजरे थे। खैर, असली झटका तो अभी बाकी था। उसी रात माया को एक ऐसा सच पता चलता है जिसने उसे अंदर तक तोड़ दिया। दरअसल एंडी किसी बिजनेस ट्रिप पर नहीं जा रहा था, बल्कि अपने एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर पार्टनर के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए अलग जगह पर जाने वाला था। ये बात माया को तब पता चलती है जब वो एंडी के मोबाइल पर उनके कन्वर्सेशन पढ़ लेती है। इन मैसेज में एंडी माया को अपने बेड लक तक कह देता है। ये सब पढ़ने के बाद माया पूरी तरह टूट जाती है। जिस इंसान के लिए उसने हर दर्द सहा, अब वो ही उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा धोखा बन चुका था। अगली सुबह माया एंडी के सामने उसकी बेवफाई के सारे प्रूफ रख देती है और साफ कहती है कि अब वो उससे डाइवोर्स लेना चाहती है। अपने बचाव में एंडी बार बार ये कहने की कोशिश करता है कि ये सब ब्लैक मैजिक के इफेक्ट की वजह से हो रहा है, लेकिन इस बार माया उसकी एक भी बात मानने को तैयार नहीं थी। इसके बाद वह एंडी को छोड़कर अपने माँ के घर चली जाती है। हालांकि सच तो ये था कि ये सब उसी पॉइजन संग का कर्स्ट का असर था, जो धीरे धीरे उनकी जिंदगी में जहर घोल रहा था। वो कर्स्ट जानबूझकर उनके रिश्तों में नफरत, दर्द और गलतफहमियां पैदा कर रहा था, ताकि उसका इफेक्ट और भी ज्यादा मजबूत हो सके। माया की टूटी हालत देखकर राकुया उन्हें समझाते कि एंडी को एक आखिरी मौका देना चाहिए, ताकि उनका परिवार और आने वाले बच्चे का भविष्य अच्छा हो सके। माया भी आखिरकार उनकी बात मान जाती है और वापस एंडी के पास जाती है। लेकिन इस बार एंडी की हालत पहले से भी कहीं ज्यादा डरावनी हो चुकी थी। ऐसा लग रहा था कि इस बार वो पूरी तरह उस पॉइजन के कब्जे में आ गया हो। माया को देखते ही एंडी रोते हुए अपने गुनाहों की माफी मांगने लगता है। उसकी हालत देखकर सब लोग उसे संभालते हैं और तुरंत नीनी बुलान के पास ले जाने की तैयारी करने लगते हैं। लेकिन तभी अचानक एंडी फिर से पॉजेस्ट हो जाता है और एक डरावनी डिमोनिक वॉइस में सबको वार्निंग देने लगता है। दूसरी तरफ रशीद और सोफिया लगातार दुआ पढ़ते हुए किसी तरह एंडी को काबू में रखने की कोशिश करते हैं। जैसे ही सभी लोग नीनी बुलान के घर पहुंचते हैं, तभी उन्हें एक बेहद दुखद सच पता चलता है।
रिचुअल करने के बाद नीनी बुलान अब इस दुनिया में नहीं रही। ये बात सुनते ही पॉजेस्ट एंडी और भी ज्यादा कॉन्फिडेंट हो जाता है। उसकी डरावनी आवाज बार बार यही कह रही थी कि अब काफी जल्दी वो एंडी को मार डालेगा। तभी हारोम जब एंडी की बॉडी को ध्यान से देखते तो पूरी तरह घबरा जाती है। पॉइजन अब पूरी तरह उसकी बॉडी में फैल चुका था और वो पॉइजन उसके हार्ट तक पहुंच गया तो एंडी को बचाना लगभग नामुमकिन हो जाएगा। सबसे डरावनी बात यह थी कि एंडी के पास अब सिर्फ एक ही महीना बचा था। लेकिन मुश्किल यही खत्म नहीं होती। हारोम के पास उस पॉइजन का एंटीडोट मौजूद नहीं था। हालांकि मरने से पहले नीनी बुलान एक सेमन उस्ताद इद्रुस के बारे में बताकर गई थी। उन्हीं के पास एंटीडोट को बनाने का तरीका और सेंगा लीफ का पौधा मौजूद था। इसके बाद सभी लोग तुरंत उस्ताद इद्रुस के घर की तरफ निकल पड़ते हैं। लेकिन जाने से पहले एंडी के बॉडी पर खास तरह का रिचुअल मार्क बनाया जाता है ताकि उसका बर्जक रूप बाहर ना निकल आए, क्योंकि अगर वो पूरी तरह कंट्रोल से बाहर हो जाए तो उसे रोकना लगभग असंभव हो जाता है। लेकिन जैसे वो लोग उस्ताद इद्रुस के पास पहुंचते हैं, पॉजेस्ट एंडी वहां से भागने की कोशिश करता है। उसी वक्त उस्ताद इद्रुस और रशीद मिलकर किसी तरह उसे काबू में कर लेते हैं। लेकिन तभी कहानी में और एक बड़ा ट्विस्ट सामने आता है और डीमन अचानक माया की बॉडी को पॉजेस कर लेता है और यहीं पहली बार उस शैतान का नाम हमें पता चलता है, द सिम जिन। यही वो खतरनाक जिन था जिसने पॉइजन संघा कर्स्ट के साथ मिलकर पूरे परिवार को बर्बाद करने का खेल शुरू किया था। उस्ताद इद्रुस लगातार प्रेयर पढ़ते हुए किसी तरह माया की बॉडी से शैतान को बाहर निकाल देते हैं। लेकिन ठीक उसी समय माया को लेबर पेन शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से साफिया उसे तुरंत हॉस्पिटल लेकर चली जाती है। दूसरी तरफ हारो में संगा लीव लाने के लिए निकल पड़ती है ताकि एंटीडोट जल्द से जल्द तैयार किया जा सके। इधर एंडी को भी एक बाइंडिंग रोप से बांधकर रखा गया था ताकि वो काबू में रहे। लेकिन तभी द सिमजिन उस्ताद इद्रुस के अतीत की एक बेहद डार्क सच सबके सामने खोल देता है। वो बताता है कि इद्रुस ने विचक्राफ्ट के लिए अपनी ही बेटी की कुर्बानी दे दी थी। यह सुनते ही इद्रुस इमोशनली टूटने लगता है और ये बात सुनते ही जैसे जैसे सेमन कमजोर पड़ता है, पॉजेस्ट एंडी उसी मौके का फायदा उठाकर अपने वर्जक रूप में आ जाता है और चारों तरफ तबाही मचा देता है। लेकिन अब एक और बड़ी परेशानी सामने आती है। पॉइजन तेजी से एंडी के हार्ट तक फैल रहा था। अगर जल्द कुछ नहीं किया गया तो उसकी जान जा सकती थी। थोड़ी देर बाद हारो में संगा लीव लेकर वापस आती है और एंटीडोट बनाना शुरू करती है। लेकिन दूसरी तरफ पॉजेस्ट एंडी इलाज से बचने के लिए हर चाल चलने लगता है। कभी वो राशिद को अपने नॉर्मल आवाज में मैनिपुलेशन करने की कोशिश करता तो कभी उस्ताद इद्रुस के सामने उसकी बेटी की आवाज निकालकर उसे इमोशनली कमजोर करने लगता। लेकिन आखिरकार लंबी लड़ाई और काफी मुश्किलों के बाद सब लोग मिलकर एंडी को काबू में ले आते हैं और फिर उसके शरीर से उस डेडली पॉइजन को बाहर निकाल दिया जाता है और उसके बाद एंडी काफी नॉर्मल हो जाता है। दूसरी तरफ हॉस्पिटल में माया एक प्यारी सी बच्ची जन्म देती है, लेकिन उसी पल उसे अचानक एक बेहद जरूरी बात याद आती है। माया तुरंत एक फोटो एंडी को सेंड करती है ताकि उस्ताद इद्रुस कॉन्फर्म कर सके कि क्या यही वो इंसान है जिसने इन दोनों पर यह खतरनाक कर्ज किया था। जैसे ही उस्ताद उस फोटो को देखते हैं वो तुरंत कॉन्फर्म कर देते हैं कि ये वही इंसान है और यहीं पर मूवी का असली विलेन हमारे सामने आता है जो था डुमा। हाँ, वही डुमा जिसने शुरुआत से ही सब कुछ प्लान करके माया और एंडी के जिंदगी में डेडली पॉइजन संगा कर्ज उतारा था। पॉइजन निकलने के बाद ऊपर से सब कुछ नॉर्मल दिखाई दे रहा था और आप सबको भी यही लग रहा होगा कि उनकी जिंदगी अब पूरी तरह ठीक हो जाएगी, है ना? लेकिन असलियत इससे भी कहीं ज्यादा और डरावनी थी। ये कर्ज अब एक अलग रूप ले चुका था। इसके असर की वजह से माया और एंडी आखिरकार एक दूसरे से अलग हो जाते हैं ताकि कम से कम उनकी और अपने बच्चे की जान बच सके। जैसा कि हमने पहले भी बताया था कि ये मूवी एक ओरिजिनल रियल स्टोरी पर बेस्ड है। इसी वजह से मूवी के माध्यम से आखिरी में रियल पर्सन माया और एंडी डुमा से एक इमोशनल रिक्वेस्ट करते हैं। वो कहते हैं कि अगर डुमा ये सुन रहा हो तो ये कर्ज वापस ले ले, और कोई भी व्यूअर्स अगर डुमा को जानता हो या फिर पहचानता हो तो वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि वो उन्हें समझाए कि कर्ज वापस ले ले, क्योंकि वो लोग आज भी उसके कर्ज की वजह से कई डरावनी परेशानियां झेल रहे थे। और सबसे खौफनाक बात यह थी कि ये कर्ज को पूरी तरह खत्म करने का रास्ता सिर्फ डुमा के पास ही था और यही बात वो बार बार दोहराते रहते हैं। यहीं से समझ आता है कि ये पॉइजन संगा कर्ज कितना खतरनाक था,
क्योंकि इसका असर इतनी आसानी से खत्म नहीं होता या फिर कभी खत्म नहीं होता। तो दोस्तों, यही थी पॉइजन सांगा मूवी की पूरी एक्सप्लेनेशन। आई होप आप सभी को ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ताकि मैं आप सभी के लिए बेहतरीन कहानियां ला सकूं। हम फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड